Hello everyone, welcome to Tathastu. My name is Kushbu and in this particular class we are going to do the current affairs MCQs. So let's get started with today's current affairs MCQs. And before proceeding ahead with this thing, obviously about our Parakram batch. तो हमारा Parakram batch जो है वो 24th of July से start हो गया है. You can take admission in this. एंड ये जो है इसमें क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, बीए, एमए, डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन एंड सेपरेटली यूपीएससी प्रिपरेशन जो है ये सभी इसमें अवेलेबल है. तो यू कैन ज्वाइन इन एनी ऑफ दीज. अपार्ट फ्रॉम दैट फिलॉसफी ऑप्शनल सितंबर फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट होने वाला है सेकेंड बैच. एंड देन एसए एनहांसमेंट प्रोग्राम 16th of July से स्टार्ट हो चुका है. यू कैन ज्वाइन इवन नाउ. एंड स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम फिलॉसफी, इसमें एडमिशंस ओपन है. यू कैन ज्वाइन इवन नाउ, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी की बैच हमारी चल रही है, सीसेट पेपर 2. सो ऑल दीज कोर्सेज आर रनिंग. तो आप इसमें से जिसमें भी ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन दैट. एनी डाउट, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप tathastuics.com से ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जाकर के यू कैन गेट द कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू दिस. एंड यू कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू आवर काउंसलर्स ऑल्सो, सो दे विल बी लेटिंग यू नो कि हमारे कोर्सेज के बारे में जो भी डिटेल चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन है कुछ भी, तो आप यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डेफिनेटली विजिट आवर ऑफिस एज वेल, राइट. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. एंड इसमें क्या है, consider the following statements. The very first statement is the Indian Penal Code contains a definition for the term first information report, that is FIR. Second is a victim can file a zero FIR at any police station in India regardless of their resistance or where the crime took place. Third statement is the Justice Verma Committee suggested the provision of zero FIR leading to its establishment. So which of how many of the above statements are correct? You have to choose accordingly. यहाँ पे पहला कथन कह रहा है भारतीय दंड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR शब्द की परिभाषा शामिल है. दूसरा है एक पीड़ित भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज कर सकता है, चाहे उनका निवास स्थान कुछ भी हो या जहां अपराध हुआ हो. तीसरा है जस्टिस वर्मा समिति ने जीरो FIR के प्रावधान का सुझाव दिया जिससे इसकी स्थापना हुई. इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट. एंड द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी, यानी कि दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे करेक्ट है. ठीक है. FIR की जहां तक डेफिनेशन की बात आती है तो हमारे ये IPC में इसका डेफिनेशन जो है वो नहीं दिया गया है. इट इज नॉट डिफाइंड इन द IPC, दैट इज द इंडियन पीनल कोड, एंड नॉट इवन इन द CRPC में भी नहीं है, विच इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो इन दोनों ही कोड्स में जो है FIR की डेफिनेशन नहीं दी गई है, बल्कि इसको इट इज डिफाइंड इन द पुलिस रेगुलेशंस और रूल्स. ठीक है, जो पुलिस के रेगुलेशंस और रूल्स जो होते हैं उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है. इंडिकेटिंग द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC इज रेफर्ड टू एज द FIR एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट्स तो हैं वो हमारे सही हैं. Question number 2, यहाँ पर it is related to again FIR only. Consider the following statements regarding the first information report, that is FIR. The very first statement is the information provided should pertain to the occurrence of a cognizable offense. Second is the information can be conveyed either in written form or orally to the police station's head. Third is the informant must put the information in writing, sign it, and the essential details should be documented in the police station's daily diary. तो how many of the above statements are, which of the above statements are correct, वो आपको चेकआउट करना है. प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है प्रदान की गई जानकारी संज्ञेय
अपराध की घटना से संबंधित होनी चाहिए। दूसरा है सूचना लिखित रूप में या मौखिक रूप से पुलिस स्टेशन के प्रमुख को दी जा सकती है। तीसरा है सूचना देने वाले को सूचना लिखित रूप में देनी होगी, उस पर हस्ताक्षर करना होगा और आवश्यक विवरण पुलिस स्टेशन की दैनिक डायरी में दर्ज करना होगा। तो इसमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं करेक्ट आपको बताने हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं वो सारे के सारे करेक्ट है एफआईआर से रिलेटेड। एफआईआर के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, वही कंपोनेंट्स जो है वो वहां पे आपको ऑप्शंस में लिखे हुए थे। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड मस्ट पर्टेन टू द अकरेंस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको कि ऑफेंस माना जाता है उसी के ही अंतर्गत, उसी को ही जो है इसमें उसी से रिलेटेड ऑफेंस जो है वो लिखा जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। इट शुड बी कम्युनिकेटेड इधर इन रिटन फॉर्म, या तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए या फिर ओरली जो है वो आपको पुलिस स्टेशन के हेड को बताना होगा। इन्फॉर्मेंट मस्ट रिकॉर्ड एंड साइन इट, तो उसको जो भी इन्फॉर्मेंट है उसको रिकॉर्ड करना होगा और उसको साइन भी करना होगा कि हाँ ऐसा ऐसा जो है वो इन्फॉर्मेशन आया है, एंड वट एवर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड वो सारे इन्फॉर्मेशन वहां पर मेंशन होनी चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेशन में आगे जाकर के हेल्प करे। Consider the following statements about India Climate Energy Dashboard ICED 3.0. The very first statement is this platform serves as the nation's comprehensive source for nearly real-time information on the energy sector. Second is the Ministry of New and Renewable Energy in partnership with the Energy and Climate think tank Vasudha Foundation created this platform. Choose your answer carefully. भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड यानी कि ICED 3.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह मंच ऊर्जा क्षेत्र पर लगभग वास्तविक समय की जानकारी के लिए देश के व्यापक स्रोत के रूप में कार्य करता है। दूसरा है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा और जलवायु थिंक टैंक वसुधा फाउंडेशन के साथ साझेदारी में इस मंच का निर्माण किया। तो इसमें से कितने जो कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है ओनली वन दैट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। यहाँ पर द कोलैबोरेशन बिटवीन नीति आयोग एनर्जी एंड क्लाइमेट थिंक टैंक वसुधा फाउंडेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो नीति आयोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। ICED 3.0 इट सर्व्स एज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर नियर रियल टाइम डेटा ऑन द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर पे जो है लगभग रियल टाइम में जो भी डेटा होगा वो प्रोवाइड करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, रिलेटेड टू द क्लाइमेट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेटा सेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस ओनली। तो रियल टाइम पे जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर जो है आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, राइट। सो 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन ओवर हियर एंड अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स यू हैव टू चूज द ऑप्शंस को उसी के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस मैकेनिज्म इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंटेड इन द लोकसभा विद द पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ इमीडिएट पब्लिक इंपॉर्टेंस। Statement number 2 is as it includes a form of disapproval directed at the government, the Rajya Sabha is not allowed to utilize this method. Okay, so आपको accordingly यहाँ पर अपना आंसर जो है वो चूज करना है। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, एडजर्नमेंट मोशन। पहला कथन कह रहा है यह तंत्र तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी विशिष्ट मामले को उजागर करने के उद्देश्य से विशेष रूप से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कथन है चूंकि इसमें सरकार पर निर्देशित अस्वीकृति का एक रूप शामिल है इसलिए राज्यसभा को इस पद्धति का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप अपना ऑप्शन जो है वो चूज करिए। तो यहाँ पर है ये एक, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो व्हाट इज एन एडजर्नमेंट मोशन मूव्ड बाय एमपीज इन पार्लियामेंट? सो इट वाज इन द न्यूज़पेपर एवरीडे लॉ एंड पॉलिसी। तो हियर जो एडजर्नमेंट मोशन है, ये एडजर्नमेंट मोशन, ये मोशन एक्सक्लूसिवली सिर्फ लोकसभा में ही अवेलेबल है, ये मैकेनिज्म। इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। इसको लोकसभा में लेकर के आया गया था इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन टू स्पेसिफिक मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर है जिसके ऊपर दे वांट टू हैव अ डिस्कशन, तो वहां पे एडजर्नमेंट मोशन जो है वो लेकर के आते हैं। द राज्यसभा जो है इसमें इस चीज के लिए अलाउ नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है एक तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने वाली बात है, तो राज्यसभा में इस टाइप का काम नहीं हो सकता है, बट इन द लोकसभा इट कैन बी डन। ये एक टाइप का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस के तौर पे जो है एडजर्नमेंट मोशन को यूज किया जाता है, क्योंकि जो भी रेगुलर काम होता है सरकार का, लोकसभा में जो भी बिजनेस होता है रेगुलर, सो दैट इज इंटरप्टेड, वो जो है एक तरीके से इंटरप्ट हो जाता है। एंड एडजर्नमेंट मोशन अगर लेकर के आना है तो कम से कम 50 मेंबर्स जो हैं उसको सपोर्ट करते होने चाहिए। Okay, चलिए, now let's move on to the next question. Question number 5. Which technology company has introduced a generative artificial intelligence model named, this is named CM3 Leon? तो कौन जो है इसमें से, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने CM3 Leon नाम से एक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को पेश किया है? तो कौन है इसमें? गूगल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, कौन है इसमें से? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर इज मेटा। ठीक है, तो मेटा इंट्रोड्यूसेस जेनरेटिव AI मॉडल CM3 Leon फॉर टेक्स्ट इमेजेस। मेटा जो है वो पेरेंट कंपनी है किसकी? फेसबुक की। एंड इन्होंने जो है एक AI मॉडल लेकर के आए हैं जिसका नाम CM3 Leon है। This AI model has the remarkable capability of generating images from text and text from images. ये images से text and text से जो है वो images में लेकर ये बना सकता है, text से images बना सकता है and images से text बना सकता है। It's such a beautiful thing, right? ये model इतना अच्छा है जो कि ये काम कर सकता है, which is really very good. It is interesting. Next question is question number 6. Consider the following statement with respect to the MG Narek, Mahatma Gandhi Employment Guarantee this scheme, guarantee scheme, MNREGA. So the very first statement is the program ensures that adult members of any rural household receive a legal assurance of 100 days of employment during each financial year. Second statement is once an application submitted, the scheme mandates that wage employment must be provided to the applicant within 15 days. Third is the scheme places importance on empowering women, requiring that at least 1/3 of the beneficiaries be women. 1/3 of the beneficiaries be women, thus giving them priority in the employment opportunities. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दैट इज मनरेगा, इस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी, ये जो कार्यक्रम है ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिनों की रोजगार का कानूनी आवश्यक तौर पे जो है उनको मिले। यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद योजना में कहा गया है कि आवेदक को 15 दिनों के भीतर वेतन रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए अगर उसको नहीं मिलता है तो।
यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने पर महत्व देती है, जिसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं हों, जिससे उन्हें रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता मिले। तो इसमें जो आंसर है वो है डी, सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। यहाँ पे ओवर 5 करोड़ MG नरेगा जॉब कार्ड्स डिलीटेड इन 2022-23। तो ये जो है आज के द हिंदू आर्टिकल में आया हुआ है, द हिंदू में आया हुआ है ये वाला आर्टिकल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following activities have recently come under the purview of taxation through the goods and services tax? ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग, इसमें से कौन से जो हैं वो जीएसटी के अंतर्गत आ गए हैं? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के माध्यम से कराधान के दायरे में आ गई हैं? पहला है ऑनलाइन गेमिंग, देन कसिनो एंड तीसरा है घुड़दौड़। ओके, तो हॉर्स रेसिंग। सो इसमें आंसर इज डी, सभी के सभी जो हैं उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया गया है। विथ हाई जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेम्स, डेथ बाय टैक्सेस जो है वो हर जगह पे अब अप्लाई हो रही हैं। सो दिस डिसाइडेड टू, यहाँ पे 28% जो है वो टैक्स किसके ऊपर अप्लाई करने की बात हो रही है? ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज एंड हॉर्स रेसिंग, 28%। तो ये किस पे आ जाता है? लग्जरी वाली चीज में आ गया भैया। आप इसका लुफ्त उठा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लाओ सरकार को पैसे दो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू दी दिस लुडविगिया पेरुवियाना। तो यहाँ पे इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट पेरुवियाना एन एक्वाटिक वीड ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया. Second is, due to its petite yellow flowers, it is popularly utilized as an ornamental plant. Third is, it exhibits rapid growth along water bodies. So how many of the above are correct? यहाँ पे कह रहा है पहला स्टेटमेंट, पेरुवियाना एक जलीय खरपतवार भारत से उत्पन्न होती है। दूसरा है, इसके छोटे पीले फूलों के कारण इसे सजावटी पौधे के रूप में लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। तीसरा है, यह जल निकायों के किनारे तेजी से विकास दर्शाता है। इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं? तो यहाँ पर बी यानी कि 2 ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो है इट इज एन इन्वेजिव, ये क्या है? ये एक इन्वेजिव वीड है, विच एंड इन्वेजिव वीड है तो इसी बात है, गलत चीज है। अच्छा, मनचाहा पौधा नहीं है, तो जो मनचाहा पौधा नहीं है जो कि हमारे लिए यूजफुल है, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पर क्या हुआ, वो हमारे लिए वीड हो गया, राइट। सो ये एक तरीके की इन्वेसिव वीड है दैट possesses a significant threat to the elephant habitats and foraging grounds in the Tamil Nadu. तो ये इन्वेसिव है, यानी कि ये दूसरे प्लांट जो भी दूसरे आसपास की जो प्रजातियां होंगी उनको ग्रो नहीं होने देंगी। इट विल बी ग्रोइंग इट एट रियली वेरी फास्टर रेट। ओके, अब ये कहाँ से है? हेल मतलब ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करती है? तो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका इंक्लूडिंग Peru. It is now commonly found in the region under the name primrose willow. चलिए, next question is, consider the following statements regarding hydroelectricity. There are 2 statements and ये 2 statements के बेस पे जो है आपको आंसर बताना है। The very first statement is, hydroelectricity refers to producing electricity using the moisture present in the air. Second is, the essential component for harnessing electricity from humid air is a small device containing 2 electrodes and a thin layer of material filled with the nanopores. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का तात्पर्य हवा में मौजूद नमी का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करना है। दूसरा है,
आर्द्र हवा से बिजली उत्पन्न करने के लिए आवश्यक घटक एक छोटा उपकरण है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड और नैनोपोर्स से भरी सामग्री की एक पतली परत होती है। अकॉर्डिंगली चूज योर आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ए है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं, एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। सो साइंटिस्ट अनवील मेथड टू पावर डिवाइसेस यूजिंग एयर ह्यूमिडिटी। तो एयर में जो ह्यूमिडिटी है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने की यहाँ पर बात हो रही है, विच इज रियली वेरी गुड। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मॉइस्चर इन द एयर, representing a renewable energy type with a significant future potential. Let's see that what all the things we can have in the future with this thing. Now the last question over here, it is related to टेलीमानस इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? टेलीमानस इनिशिएटिव से। पहला स्टेटमेंट है, दिस इनिशिएटिव प्राइमरली एम्स टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव क्रेडिट टू MSMEs with a specific focus on those engaged in manufacturing activities. Second is the Ministry of Finance has taken the initiative to launch this program. टेलीमानस पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण गतिविधियों में लगे लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ MSME को लागत प्रभावी ऋण प्रदान करना है। दूसरा है, वित्त मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को शुरू करने की पहल की है। तो इसमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है? तो आंसर इज ऑप्शन डी। इसमें से जो कोई भी जो है स्टेटमेंट्स वो करेक्ट नहीं है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अक्टूबर 2022 में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ऑफर फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज नेशन वाइड एंड दैट टू 24/7। सो टेलीमानस अ 24/7 मेंटल हेल्थ फैसिलिटी लॉन्च्ड। लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं मेंटल हेल्थ इशू को, लेकिन वो लाइटली लेने वाली बात नहीं होती है। तो और अगर किसी को भी ऐसा फील होता है दैट दे आर गोइंग थ्रू सच प्रॉब्लम, तो आप जो हैं यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू दीज पीपल, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अपने आप में अंदर रह करके जो है परेशान होते रहना, घुटते रहना, उससे अच्छा है कि किसी की हेल्प मांग लो ना, तो you will feel better, you will feel really very much better. So this is the one which is there in order to help the people. The initiative specifically targets individuals. ऐसे लोगों को ये ज़्यादा टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान रहता है जो कि रिमोट एरिया में रह रहे हैं या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पर इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं है, अंडर सर्व्ड एरियाज़ है। क्योंकि जो भी रिमोट एरियाज़ में रह रहे, दूर दराज में अकेले रह रहे हैं, तो वो लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो इसीलिए दिस इज़ द वन विच इज़ एक्चुअली focusing on these people, right? So this is it for our current affairs MCQs, daily current affairs MCQs. I hope you people really enjoyed it. आप लोग जो हैं अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. I definitely go through all the comments in the comment section. So see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night.